यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले। जिस समय योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम पद की शपथ ले रहे थे, उस समय उनके पैतृक गांव पंचूर में योगी जी की मां न्यूज 18 के जरिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देख रही थी। उनका पूरा परिवार भी उनके पैतृक गांव में इकट्ठा था और योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही जमकर जश्न मनाया गया। तो आपको बता दें कि कल सीएम पद की शपथ ली सीएम योगी ने और उनके पैतृक गांव पंचूर में भी जमकर जश्न मनाया गया। उनकी मां भी इस जश्न में शामिल हुई और इस तरह से उनके तमाम रिश्तेदार और परिजन भी यहां पर इकट्ठा हुए और जमकर झूमे। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उनकी मां नजर आ रही हैं जो जमकर इस जश्न में झूमी। बीजेपी में सरकार गठन के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मौजूदा अध्यक्ष मदन कौशिक के पास यूं तो 2 साल का कार्यकाल अभी बाकी है, लेकिन सरकार में हुए बदलाव के बाद अब संगठन में भी बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। 2022 चुनाव के बाद अब बीजेपी अपने अगले टारगेट यानी कि 2024 के लिए जुट गई है और इसके लिए जरूरी है सरकार और संगठन का बेहतर तालमेल। अब बीजेपी 47 सीटों के साथ सत्ता में तो आ गई, लेकिन बीजेपी नेता इसका क्रेडिट प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को नहीं दे रहे, क्योंकि खुद कौशिक के गृह जिले में 11 में से बीजेपी 3 ही सीट जीत पाई और कई नेताओं ने तो खुलकर मदन कौशिक पर भीतरघात तक के आरोप लगा दिए। अब 2024 चुनाव और उससे पहले निकाय चुनाव, ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए पार्टी के अंदर बदलाव की चर्चाएं जोरों पर हैं। मदन कौशिक की क्या भूमिका रहने वाले आपके नेता? दिल्ली तय करेगी, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उस भूमिका में काम करेंगे। मन क्या है सर आप मदन क्या है मन? जहां मिलेगा वही काम करने में मन लगा कर। सूत्रों की माने तो बीजेपी के अंदर नए अध्यक्ष की तलाश भी शुरू हो गई है। सीएम कुमाऊं से हैं और ठाकुर हैं, तो जाति और क्षेत्र के समीकरणों के आधार पर बद्रीनाथ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट का नाम चर्चाओं में है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है पूर्व सीएम और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का नाम। सबको मौका मिलते हैं, मिलना ही सबको चाहिए। तो नए को जब मौका मिलेगा तभी मौका मिलेगा जब उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल के लिए बीजेपी अगले कुछ महीनों में अपनी इस रणनीति को अमली जामा पहना सकती है और ऐसे में मंत्री नहीं बनाए गए बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शामिल मदन कौशिक की क्या भूमिका होगी ये अभी तय नहीं है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो 29 से 31 मार्च तक विधानसभा सत्र होना है। 26 मार्च को रितु खंडूरी विधानसभा स्पीकर बन जाएंगे, लेकिन नेता विपक्ष कौन होगा इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है और फिर एक बार वजह है कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े। क्या 2022 विधानसभा का पहला सत्र नेता विपक्ष के बिना चलेगा? मौजूदा हालात को देखकर ये सवाल बड़ा हो गया है। पुष्कर धामी मुख्यमंत्री यानी कि नेता सदन बन चुके हैं। शनिवार को रितु खंडूरी स्पीकर बन जाएंगी, लेकिन नेता विपक्ष कौन होगा किसी को नहीं पता और इस बात का भी नहीं पता कि कांग्रेस विधायकों की बैठक कब होगी और कब कांग्रेस विधायक नेता विपक्ष चुनेंगे। कांग्रेस के 19 विधायकों में फिलहाल सबसे सीनियर और पिछली सरकार में नेता विपक्ष प्रीतम सिंह है, लेकिन प्रीतम का कहना है कि वो होंगे या नहीं होंगे ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। देखिए, तो कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपती है। जिसे भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, हम सब लोग उनकी अगुवाई में जो है सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम करें। प्रीतम सिंह का कहना है कि उन्होंने कोई दावेदारी नहीं की है, तो वहीं हरीश रावत गुट के माने जाने वाले धारचूला विधायक हरीश धामी और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी खुलकर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में हरदा गुट प्रीतम गुट को कुर्सी से दूर रखने की कोशिश में लगा दिख रहा है। दावा करने का हर व्यक्ति का अधिकार है। जो विधायक बनेगा वो सीएलपी की मांग करेगा, मंत्री की करेगा, मुख्यमंत्री की करेगा। यही तो प्रतिस्पर्धा है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। कौन होगा, क्षमता, वरीयता, जाति संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, ये तमाम चीजें देखी जाती है और उसके आधार पर ही हमारी पार्टी नेता का चयन करेगी। बीते करीब 9 महीने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के लिए अच्छे नहीं रहे। जून 2021 में नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। हरीश रावत, गणेश गोदियाल इस बार चुनाव हार गए। सिर्फ कुछ महीने नेता विपक्ष रहे प्रीतम सिंह अपना गढ़ बचा पाए। अब इतने बुरे हाल के बावजूद बिना प्रदेश अध्यक्ष वाली कांग्रेस पार्टी अब अपना नेता विपक्ष नहीं खोज पा रही है, जबकि 29 मार्च से विधानसभा सत्र होना है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून।
उत्तर प्रदेश की कमान दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में खुलकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात हो रही है। और कॉमन सिविल कोड की बात से संकेत साफ है कि देवभूमि में यह संदेश और मजबूत होगा। पुष्कर धामी और योगी आदित्यनाथ एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश को अलग पहचान देने का काम करने वाले योगी आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के हैं और देवभूमि में दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले पुष्कर धामी ने राजनीति उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीखी। योगी आदित्यनाथ विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का पर्याय बन चुके हैं, तो उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कहकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी संकेत दिए हैं कि सुरक्षा, राष्ट्रवाद और देवभूमि की अलग पहचान को लेकर उनका प्लान साफ है। तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व कोई खराब चीज थोड़ी ना है, और हम उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो लागू करने जा रहे हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत हम उसको करने जा रहे हैं। वो हमारा विजन डॉक्यूमेंट में हमारी घोषणा थी उत्तराखंड के लिए, और एक अच्छी चीज है और हर वर्ग पर लागू होगी, हर धर्म पर लागू होगी। ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेशल वर्ग के लिए उसको लाया जा रहा है। पुष्कर धामी ने अपनी पहली सरकार में लैंड जिहाद को लेकर सख्त तेवर दिखाए थे और खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जमीनों पर अवैध कब्जे को गलत बताया था, जिसमें विशेष समुदाय के लोग शामिल हैं, और असामाजिक तत्वों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए थे। तो क्या पुष्कर धामी आने वाले दिनों में योगी स्टाइल में काम करेंगे और देवभूमि में सीएम धामी के इस तरीके को बीजेपी नेता भी सही मानते हैं? और आज जो हमारी इतनी सीटें, बम्पर सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में आई, ये इसी कारण आई, जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं, राष्ट्रवाद को लेकर के और हिंदुत्व को लेकर के और मोदी जी के कामों को देख करके लोगों ने वोट किया। 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक राज्य थे और अलग होने के 22 साल बाद आज दोनों राज्यों में एक सोच से काम हो रहा है कि विकास के साथ जरूरी है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो। पुष्कर धामी उसी सोच और प्लान से आगे बढ़ रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक अब क्लास में पढ़ाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। टीचिंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने ये आदेश जारी किया है। डीएम ने कहा कि आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा और आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। कि कोई भी शिक्षक अपने शैक्षणिक जो उसका टाइमिंग होती है उसमें क्लासरूम में मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकता। विद्यालय में मोबाइल लेकर आए, प्रिंसिपल के कक्ष में जमा करें और अपनी क्लासेस को वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जितना समय उसका होता है कायदे से कराए।